नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और पब्लिक आंदोलन के इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं राजीव कुमार पांडे जी, जो म्यूचुअल फंड की दुनिया में म्यूचुअल पांडे के नाम से मशहूर हैं। दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये पूरा प्रोग्राम, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपसे ही जुड़ी हुई कई बातें पूछी जाएंगी जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और आप लोगों को मतलब विशेष धन्यवाद कि आप पब्लिक से वार्ता के लिए हमको हमने चुना। तो पांडे जी, आज दीपावली की पूर्व संध्या है, क्या चल रहा है बाजार में? काफ़ी उठापटक चल रही है, काफ़ी लोग परेशान हैं। पिछला अक्टूबर का महीना ये जो चल रहा है, ये तो एकदम निवेशकों के लिए काफ़ी ठीक नहीं रहा। नहीं, बाजार में आपको दिख रही उठापटक जी। मुझे बड़ी शांति दिख रही है। बस शांत समुद्र की तरह है। तो क्या है कि जब बाजार को कुछ दिनों में देखते हैं हम, तो ऐसे दिखता है। जी हाँ। और जब बाजार को हम वर्षों में देखते हैं तो ऐसे दिखता है। तो इसको जो दिनों में देखने की भूल नहीं करनी चाहिए। अच्छा। आप अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हर घंटे में उसका टेस्ट करेंगे तो कोई आप घबराहट ही होगी कुछ, लेकिन उसके एक अंतराल होना चाहिए जितने पे देखा जाता है। तो इक्विटी मार्केट का तो काम ही है ये सेंसिटिव इंडेक्स है, सेंसेक्स। कहीं बम छूट गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ असर आया, कहीं तेल आ गया, कहीं अफ्रीका के आसपास वो उन्होंने जहाजों को कब्जा कर लिया, तो ये डर हो गया, अरे अब स्वेज कैनाल से जहाज नहीं निकलेगा, अब तो केप ऑफ गुड होप से जाएगा। तो बड़ी बातें हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी। जापान ने भी ब्याज दर बढ़ा दी थी, 10-20 साल बाद बढ़ाई होगी, और ब्याज पूरी दुनिया का मार्केट इधर उधर। तो ये सेंसिटिव इंडेक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसको इस तरह देखना चाहिए कि आप जो पैसा लगाइए 4-5 दिन साल के लगाइए, इससे ऊपर के लगाइए। और एक बात यह है, तुरंत कमाने के लिए ना, कुछ ही दिनों में कमाने के लिए ना लग जाए, तो यहाँ बल्कि कुछ साल के लिए निवेश करें एकदम। तो यहाँ क्या बात है कि इस बाजार को समझने में इसके तमाम प्रकार के पार्टिसिपेंट्स को समझिए। कुछ लोग यहाँ ट्रेडर्स हैं, आज खरीदा कल बेचा, कुछ दिन भर में सुबह खरीदा शाम को बेचा, शाम को बेचा सुबह दिन में खरीद लिया, बराबर करते हैं। कुछ जो है 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए लेते हैं। और कुछ लोग तो वो भी होते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं आजकल। पहले फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती थी, अब आजकल फ्यूचर्स और ऑप्शंस हैं, पुट है। तो उसमें इसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। थोड़ा पैसा लगा के बहुत ज्यादा बड़ा काम आप कर सकते हैं, नुकसान भी फिर उसमें बड़ा होता है, फायदा भी बहुत बड़ा होता है। तो हालांकि किसी भी ऐप को देख लीजिए, कहीं भी आप खोल के देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE, हर जगह कोई भी ऐप है उसमें लिख के आता है 10 में से लोग नुकसान हो रहा है, फिर भी लोग जुटे पड़े हैं नुकसान करने में। तो उनकी बात हम नहीं करते, हम म्यूचुअल फंड के एडवाइजर हैं। हम लोगों को म्यूचुअल फंड के थ्रू लगवाते हैं। तो हमारा कहना है कि आपके पास दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, तो एक टिकट करना है तो चलिए आप डायरेक्ट कर लीजिए, वेबसाइट खोलिए इंडिगो की, उससे कर लीजिए। लेकिन अगर आपको मल्टीपल विजिट्स हैं, अगर आपको विदेश जाना है, तो आपको एक ट्रैवल एजेंट रखना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ कौन सी दिक्कत आ जाए, इंडोनेशिया में कौन सी फ्लाइट छूट जाए, फिर क्या करें, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप गूगल कितना चलाएंगे। इसी प्रकार से जब 1 लाख 2 लाख 50 हजार लगाना है तो लगा लीजिए, जैसे लगाना हो, अपनी मर्जी। लेकिन जब कोई गोल है कि हमको बिटिया के रिटायर के जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए पैसा चाहिए, अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए। देखते हैं, आप जानते हैं हिंदुस्तान में अब रिटायरमेंट में कुछ है नहीं, क्योंकि सारे लोग तो बिना पेंशन ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो बहुत बड़े बड़े अगर आम के एम हैं, तो उसके लिए ये सब म्यूचुअल फंड ही चाहिए। ये जो ये घबराहट, ये वो, ये सब दूसरे प्रकार के लोगों के लिए। हमारे लोगों के लिए तो बस मस्ती करिए। तो पंडित जी, ये जो पश्चिम एशिया में जो वॉर चल रही है, इजराइल, लेबनान और फिलिस्तीन, अब ईरान भी उसमें आ गया है, तो क्या इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे कितना असर दिख रहा है आपको, और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है निवेशकों के हिसाब से, आप बताएं। देखिए, वहां डर ये रहा है कि जो ज्यूज हैं, जो इजरायली, उनकी अगर मुस्लिम वर्ल्ड से लड़ाई हो गई, जो कि हमेशा दुश्मन रहे हैं ये लोग, तो ईरान से अगर हो गई तो फिर ये लड़ाई बढ़ सकती है। मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ हो जाए, वो अलग हो जाए, और लड़ाई इतनी भयंकर छिड़ जाए कि वहां से जो तेल का
इराक से, ईरान से, बेरूत से और भी जगह से, अबू धाबी, जहां जहां भी तेल निकलता है वो तेल नहीं आ पाए। तो भारत तो 80% तेल के इंपोर्टेड तेल पे निर्भर करता है। तो क्या होगा? तो ये तो दिक्कत है। लेकिन कुल मिलाकर के कोई ऐसी बात नहीं है। कुल मिलाकर के आजकल कोई बड़ी लड़ाइयां जल्दी होती नहीं, क्योंकि सब लोग न्यूक्लियर वेपन्स हैं सबके पास। तो सबको मालूम है कि ज्यादा बड़ी लड़ाई करने का मतलब न्यूक्लियर लड़ाई चलेगी तो रुक जाएगा, तो वही डेटरेंट है। क्योंकि अब वैश्विक स्तर पे अगर हम लोग देखें तो लगभग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से घुली मिली हुई है। जी। कुछ इधर लेना है, कुछ उधर देना है, कुछ इधर लेना है, तमाम संधियां रहती हैं, तमाम जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपस में देशों के बीच में। तो ये पश्चिम एशिया का जो वॉर चल रहा है इजराइल और फलस्तीन के बीच में, और भी देश शामिल हैं, आपका ये मानना है कि यहाँ इंडिया की इकोनॉमी कोई खास असर नहीं पड़ेगा? हाँ, कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बाकी हम लोग ये तो बोलते ही हैं, देखिए कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए तो 2, 4, 6, 7 साल के लगाइए। मान लीजिए कुछ असर आया, 20-30% नीचे गया तो मौका लगाइए, फिर लड़ाई खत्म होगी, फिर वो ठीक हो जाएगा। कोई परमानेंट प्रभाव पड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी जैसे ये खबर आ रही थी कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, इसको किस एंगल से आप देख रहे हैं? इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, इसका तो असर पड़ा ही है। इस महीने जो 8% की गिरावट आई है इस महीने की, उसमें इसका ही असर है और ये बड़ी चीज रही। अब ये है कि देखिए भारत, अब जैसे आपके पास अगर 4 चीजें हैं, 4 शेयर लिए, जो सबसे अधिक बढ़ गया, प्रॉफिट वहीं से तो निकालेंगे ना। जो महंगी चीज होती है वो बेचता है, आपको बड़े पैसे की जरूरत होगी, 4 जमीनें, जो बड़ा पैसा होगा जहां से मिलेगा बेचेंगे। तो उस जमीन में कोई खराबी नहीं है, वो दिक्कत उस व्यक्ति को जिसको पैसा चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पूरी बात वो भी नहीं है। पूरी बात यह है कि विदेशी निवेशक, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि कॉलगेट का शेयर बेच के, इन्फोसिस का बेच के टीसीएस का ले लें, एचडीएफसी का ले लें, वैसे फॉरेनर्स के लिए है कि इंडिया बेच के इंडोनेशिया ले लें, ताइवान ले लें, जापान का शेयर ले लें, म्यूचुअल फंड का वहां का ले लें, चाइना का ले लें। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। भी चाइना जो है पिछले 16 साल के नीचे पे मार्केट थी, अभी भी आज की डेट में भी पिछले महीने में, 1 महीने में चाइना 20% के आसपास बढ़ गया है। फिर भी आप साल का देखें कितना बढ़ा है तो 2% बढ़ा हुआ है। तो इतना नीचे चाइना चला गया था, तो निकला है पिछले 1-2 सालों में दोबारा और भी पैसा निकल के चाइना में गया। लेकिन कुल मिला के अब चाइना वो चाइना नहीं रह गया कोरोना के बाद से। अब भारत भी मैन्युफैक्चरिंग बेस में आ रहा है और दुनिया में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो अब इसका बहुत असर नहीं है। थोड़ा सा ये भी खबरें आई हैं कि कुछ वापस अमेरिका में भी लोग लगा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि भारत में जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन इतनी 150 करोड़ जनसंख्या मोटा मोटा है भारत की, तो इतने लोगों को मोबाइल चाहिए, इतने लोगों को टीवी चाहिए, इतने लोगों को फ्रिज चाहिए, स्कूटर सबको चाहिए, कार है। तो हमारा विश्व के हिसाब से हमारा बहुत कम औसत है। साउथ कोरिया में अगर एक मतलब जितनी कारें हैं हमसे 5 गुनी कारें होंगी पॉपुलेशन के हिसाब से। अमेरिका में हमसे 10 गुनी कारें होंगी। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। स्टील का उत्पादन, दूध का उत्पादन, सब कुछ कम है। तो अभी जैसे जैसे अमीरी बढ़ेगी तो हर फैक्ट्री को जरूरत है, तो सब कारोबार अभी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर अब तो भारत दुनिया के लिए प्रोडक्शन भी करने लग गया है। देखिए आप आईफोन का निर्यात हो रहा है, मर्सिडीज का निर्यात हो रहा है। तो ये सब चीजें बीच बीच में चलेंगी, लेकिन बेसिकली ये सोच के चलिए कि जो पैसा 3-4 साल 5 के लगाना है, तो अल्टीमेटली ग्रोथ कहाँ है? ग्रोथ है भारत में। यहाँ के जो स्टॉक मार्केट है पिछले 40 साल में 17% का एवरेज है। 17% का एवरेज कहीं आता नहीं है। तो अभी भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके म्यूचुअल फंड्स अगर निवेशक लें या उसमें निवेश करें जी, तो उनको आने वाले दिनों में कुछ मुनाफा हो सकता है? तो आदमी सोच के चले कि अगर देखिए विभिन्न म्यूचुअल फंड्स हैं बहुत सारे, तो अगर वो कई सारे म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा डिवाइड करके लगाए, अपना एसेट एलोकेशन बोलते हैं उसको, कि आपके पास कौन सा पैसा कितने, मान लीजिए 5 लाख रुपए लेके कोई आदमी आता है मेरे पास, तो मैंने एक चार्ट रखा उसका। मैंने कहा सर इसमें 1-1 लाख करके 5 जगह लिख दीजिए। अब आप ये बताइए आपको ये पैसा कब कब चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे को बच्चे की फीस देने के लिए 1 लाख रुपए तक चाहिए। तो 1 लाख, तो अब उसने आगे जब उसको ड्रॉ कर दिया, तो हम शुरुआती का जो 1 लाख रुपया है उसमें 20% इक्विटी रखेंगे, 30% इक्विटी रखेंगे, और जो 4-5 साल के लिए है 100% इक्विटी में होगा, 3%, 3 साल से ऊपर का। तो जब जरूरत पड़ेगी 1 साल में, 2 साल में, तो हम ये वाला पैसा निकालेंगे। जो मिश्रित योजना है जिनको हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड या हाइब्रिड इक्विटी फंड।
उसके बाद हमारे इक्विटी फंड्स होते हैं। अब ये एडवाइजर जो है म्यूचुअल फंड का, उसकी समझ है और वो व्यक्ति कितना मैच्योर है बुद्धि से और इमोशनली कि वो क्या रिस्क ले सकता है और अपना अपना, जैसे डॉक्टर होते हैं अपने तरीके से इलाज करते हैं, वैसे हमारी फील्ड में भी है कि हम किस तरीके से उसको समझाते हैं। जैसे जो चीज़ हम चाहते हैं अगर वो देर लग रही है तो और लंबी बात कर लेते हैं, उन योजनाओं के गुण दोष और देर में बात कर लेते हैं, तो ज़्यादातर उसकी नीड्स के हिसाब से हम उसको सही चीज़ें दे पाते हैं। जैसे अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, दीपावली का मौका है, हमारे भारतीय समाज में ये एक आम चलन देखा गया कि दीपावली के मौके पे सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो। ऐसे में आप अपने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? सोना चांदी खरीद लो या म्यूचुअल फंड में आओ? देखिए, चूंकि लड़ाइयाँ चल रही हैं अभी, यूक्रेन वाली चल रही है, इजराइल वाली चल रही है, तो इधर 1-1.5 साल के अंदर जो है सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स भी डरते हैं कि मान लीजिए कि ऊपर नीचे हो मार्केट तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, अपना गोल्ड चाहिए, तो उन्होंने भी गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड बढ़ गया है। भारत का कुछ गोल्ड अमेरिका में था तो उसको भी वापस मंगाया है। तो ये सब चीज़ें चली हैं, लेकिन कुल मिला के लंबे समय में गोल्ड बहुत चलता नहीं है। अब अगर देखें 15 सालों में तो गोल्ड का रिटर्न शायद 10-12% के आसपास है। अच्छा। लेकिन अगर आप इसको 30-40% का देखें, 3 साल पहले हमने डेटा कंपाइल किया था तो था एफडी के बराबर रिटर्न था। एफडी के बराबर? हाँ, 8% से भी कम, एफडी से भी कम था। तो अब हमारी ये राय रहती है कि आपको डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। आप चाहें तो 10% अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और घरों में हमारे इमरजेंसी के लिए गोल्ड होता ही है, कोई दिक्कत आ गई तो गोल्ड तो हर घर में रहता है। फिर हमारी ज्वाइंट फैमिली होती है, हमारे पास भी है, हमारे भाई के पास भी है, तो कोई संकट आ जाए अचानक बहुत बड़ा तो हम लोग निपट सकते हैं। तो गोल्ड के निवेश की मैं सलाह नहीं देता हूँ। अगर किसी को चाहिए तो ले ले, अपनी अपनी चॉइस है। गोल्ड फंड्स भी होते हैं, कुछ एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं, मल्टी एसेट फंड्स बल्कि, अच्छा, जिसमें कि 10-20%, 30% तक गोल्ड में लगाते हैं या गोल्ड सिल्वर में या और भी जगह, और 65-70% तक इक्विटी में लगाते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो 30-40% इक्विटी में लगाते हैं, उनमें डेट का टैक्सेशन लगता है। तो ऐसे फंड्स के साथ मिलकर ले सकते हैं। तो आपको जो है किसी निवेश सलाहकार से लगातार बातचीत करते रहना पड़ेगा कि आपके लिए क्या उचित है। अब आप अगर बहुत डरते हैं, आपकी पत्नी का सपोर्ट कम है, डरने वाली बात तो ये है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उनका जो टीवी चैनल्स पे एड्स आते हैं सब्जेक्ट फॉर मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो लोग उससे डर जाते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें। खासकर अगर वो अपने आसपास के यूथ को अगर देखते हैं तो यूथ, अभी सेबी की भी एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने एक सलाह भी दी थी कि यूथ बड़ी संख्या में आ रहा है, इसमें डायरेक्ट ट्रेड कर रहा है और ज़्यादातर 90% लोगों का जो है नुकसान ही हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे खासकर हमारे युवा वर्ग के लिए? सलाह ये देना है कि ऐसा जैसे साइकिल चलाता है हर बच्चा, हम लोग भी बड़े हुए, लेकिन कोई बड़ा बहुत भीषण दाग नहीं लगा हुआ है। हमारे मेरिट माता पिता ने, सीनियर्स ने ध्यान दिया, बड़े भाइयों ने, सबने, हाँ, तभी तो चोट नहीं लगी। वो कैरियर पकड़ के साइकिल कैरियर पकड़ के कोई नहीं, तो मोहल्ले के 1-2 सीनियर हैं वो देख रहे हैं। ये बड़े होने का तरीका होता है। तो ऐसी हमारी जो फाइनेंस की जर्नी होती है, अब 21 साल के लड़कों को जॉब लग गई, 25 साल में लोग, अब उनको पता नहीं है, उनको कुछ करने लग गए, माँ बाप भी कम पढ़े लिखे बता नहीं पा रहे, तो वो जो मन में आ रहा है ऐसा ना करके उनको निवेश सलाहकारों को ढूंढना चाहिए। हमारे जैसे म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे आके मिलना चाहिए और उनसे कहना चाहिए, चाचा जी मैं कैसे आगे लेके चलूँ अपना पैसा, मेरे लिए क्या उचित रहेगा। तब वो धीरे धीरे जब वो चलेंगे तो उनकी यात्रा निरापद हो जाएगी और बहुत सुखद यात्रा होगी। वो उसके अंत में बहुत ज्यादा उनका फायदा होगा। और बाकी जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाली जो भाषा है ना, देखिए उसमें ये कई बार बात आ चुकी है कि सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलेटिलिटी होना चाहिए। अच्छा, उसमें शब्द है उतार चढ़ाव कि देखिए आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, ये 2008 में मार्केट गिरी, ये बाद में कोरोना में गिरी, तो गिरती है लेकिन फिर ठीक हो जाती है। तो इसको बहुत महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। जैसे अखबार होते हैं, खास करके हिंदी के अखबार हैं, तो वो कहते हैं निवेशकों के 40 लाख करोड़ डूबे, 4 अरब डूबे। तो जैसे मकान का दाम मान लीजिए कम हो गया, किसी इलाके में मकान का दाम कम हो गया, तो हर मकान का दाम 1 लाख कम हो गया तो क्या कहेंगे, कई करोड़ रुपए मकान में डूब गए, कई अरब रुपए। ये सब एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं। देखिए अखबार हो गया या टेलीविजन है, वो भी कुल मिलाकर के अपना बिक्री ही कर रहे हैं। तो चैनल में जब तक सेंसेशन नहीं क्रिएट करते हैं तो चैनल देखते नहीं हैं। तो हेडलाइन बड़ी कैची बनाते हैं
खतरनाक टाइप की, खूब जिसमें एक्साइटमेंट पैदा हो, लोग देखें उनका जल्दी से चैनल, अन्य चीजें छोड़ के, क्योंकि एक साथ 40 चीजें आ रही हैं। तो मेरा चैनल देखना है तो मैं चाहता हूं कि मैं, अरे क्या मार्केट कल धड़ाम हो जाएगा, तो आदमी देख लेगा। बाकी इससे नहीं डरना चाहिए और निवेश सलाहकार के साथ रहना चाहिए। तो अगर आप नियम से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में बुजुर्गों के लिए एक कॉमन समस्या है कि बुजुर्गों जो लोग ऑलरेडी सर्विस कर रहे थे, तो पेंशन को लेके कभी हुआ कि पुरानी पेंशन रहेगी, फिर पुरानी पेंशन नहीं रहेगी, नई पेंशन चलेगी, और जो लोग रिटायर अब हो गए वो क्या करें, बैंकों में ब्याज दर कम होती जा रही है, तो उनके लिए क्या आपके पास है, क्या सुझाव है? देखिए, उन लोगों को बेचारों को पता नहीं है ठीक से, और पता भी है तो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है कि कैसे शेयर मार्केट में लोगों को नुकसान हो गया। हाँ। पहले 2008 में बहुत लोग खत्म हुए, उसके पहले भी फ्यूचर और ऑप्शंस की ट्रेडिंग के पहले फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती थी, उसमें देखा है उन्होंने लोगों को बर्बाद होते हुए। तो वो बेचारे डरते ही हैं। लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है। देखिए, अगर वो 6-7%, 7.5% तक ही जमा करेंगे, या कर ही रहे लोग, तो आप महंगाई को बीट नहीं कर पा रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ महंगाई बहुत है, 6%, 5%, 7%, तो कुल मिला के महंगाई बहुत है। और 10-20 साल जीवन के बीत गए तो किसी को हार्ट का 10 लाख का ऑपरेशन कराना है, किसी का घुटने की दिक्कत है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, किसी को बच्चों को समस्या हो सकती है। तो उन लोगों को मजबूर होकर के, जैसे कोई खुशी खुशी कोई ऑपरेशन कराता है, कोई खुशी खुशी कोई अपना घर ठीक कराता है कि मैं 10 लाख लगा दूं, उसको डर है कि मेरा घर का मुझे मेंटेनेंस करनी है। सही बात, कि मेरा नहीं तो चूहेगा, कुछ और होगा, इसको सुरक्षित करो अगली पीढ़ी के लिए। इसी प्रकार से ऑपरेशन बता रहे हैं डॉक्टर, 3-4 लोगों से पूछा, सब कह रहे हैं चलो करवा लो। इसी प्रकार से उनको भी कई निवेश लोगों से पूछ करके, इधर उधर के लोग व्हाट्सएप पे आजकल निरर्थक चर्चाएं चलती हैं, उसमें लोगों को ये खोजना चाहिए क्या कोई निवेश सलाहकार को कोई जानता है अगल बगल में कौन? तो आप निकलिए ना रोज। तो अब आप 10 से 5 तो नौकरी कर नहीं रहे, तो आप 15 दिन, 1 महीना क्यों नहीं यही करते कि आप 15 निवेश सलाहकारों से मिलिए, सब जगह जाइए, आइए, जैसे हम कहते हैं, आइए हमारे साथ चाय पीजिए, नाश्ता करके आए उसे तो भोजन करिए, बैठिए 2-4 घंटा। 10, 20, 30 लाख, 50 लाख लगाना है तो जाहिर है आपको पता नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ 100 रुपए लगा लीजिए, पहले 10,000 लगा लीजिए, धीरे धीरे समझिए, लेकिन आपको इसमें आना पड़ेगा। दूसरा, उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, उनको 100% इक्विटी फंड में कम जाना चाहिए जिनको नहीं मालूम है। अच्छा, उनको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होते हैं जो 40 से लेके 70%, 80% तक इक्विटी में लगाते हैं समय के हिसाब से, या इक्विटी सेविंग्स फंड होते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के जो हाइब्रिड फंड्स हैं जिनमें जरूरत होगी, जैसे मैंने कहा मल्टी एसेट फंड है। अब आप देखिए, मल्टी एसेट फंड का एक एग्जांपल मैंने देख रहा था, आपने का इंटरव्यू है, तो मैं ये दिखाता हूं आपको कि 1 करोड़ रुपए किसी ने लगाए थे जी 2002 में, और 75,000 रुपए महीने निकाले, और ये जुलाई 2024 का है, मतलब 2 महीना पुराना, लगभग 22 साल मान लीजिए, 22 साल हो गए। तो 22 साल में क्या हुआ कि देखिए, 1 करोड़ लगाए थे, 1 करोड़ 95 लाख निकाल चुके। अच्छा, और करीब 25 लाख उसमें दिखा रहा है टैक्स टू बी पेड, और इस समय वैल्यू है 50 करोड़ 33 लाख जुलाई में। 1 करोड़ का 50 करोड़, जिसमें कि 2 करोड़ निकाल भी चुके, यानी कि 52 करोड़, मोटा मोटा 52 करोड़। और ये फुल इक्विटी योजना नहीं है, ये मल्टी एसेट है, इसमें थोड़ा गोल्ड, थोड़ी अन्य चीजें, डेट भी है। अच्छा, तो ये सुरक्षित टाइप की चीज है, हालांकि मार्केट गिरेगी तो ये भी गिरेगा। अच्छा, एक सवाल और आता है, कॉमन सवाल है जी। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, हाँ, तो वो तो नहीं लगा पाएगा, वो फिर आने वाले 20 साल बाद तो फिर वो नहीं 50 करोड़ पा पाएगा। 25,000 से भी कर सकते हैं, मतलब 50,000 से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, म्यूचुअल फंड को सरकारों ने और म्यूचुअल फंड कंपनियों ने मिलकर बड़ा ही जनता के नजदीक ला दिया है। मैं तो बहुत सारे लोगों से कहता हूं, देखिए आज तक नहीं लगाया आपने, 45 साल के हो गए, सोचिए अभी भी नहीं लगाया, बस 100 रुपए लगा के छोड़ दीजिए। 5 साल बाद जब देखिएगा कि 100 के 200 हो गए या 250 हो गए, तो आपको अपने आप लगेगा कि वो जो मेरी एफडी थी, मैंने 1 लाख लगा दिया होता तो शायद 2.5 लाख। तो थोड़ा लगाया आदमी, समझे, 10,000 पहले शुरू में 1-2 हजार लगा सकता है ना। अब आप समझिए, कोई लिक्विड फंड्स होते हैं, उनमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता, और कभी गिरता भी नहीं है, केवल वो 7%, 7-6% रिटर्न देता है, उसमें लगा के 10 दिन बाद निकाल के देख लीजिए। इसको समझना चाहिए लोगों को। भारत की जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं वो लगभग 45 के आसपास है। जी, तो 46। हाँ, आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि और फ्लरिश करेंगी और आगे बढ़ेंगी? नहीं, बढ़ती जाएंगी। देखिए, अमेरिका में मेरी अपुष्ट जानकारी है कि शायद 400-500 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं,
अच्छा। हाँ, कुछ ऐसा बहुत बड़ा तो फिगर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी तो हमसे काफी बड़ी है। तो अब धीरे धीरे हम भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, हम भी तो चलेंगे उधर। तो अभी 56 है, 3-4 साल में 100 हो जाएंगी। तो नए नए लाइसेंसेस मिलते जा रहे हैं इधर, देखते देखते हमारे 2 साल में आ गई नई नई म्यूचुअल फंड कंपनियां। उनके नए नए प्लान हैं, उनके नए नए तरीके हैं समझाने के। थोड़ा सा सरकार ने जो एक बीच में विज्ञापन किया कि म्यूचुअल फंड सही है, उसका अच्छा असर आया है। अगर और भी इसका कुछ किया जाए, असर किया जाए। अभी जैसे लोगों मैंने को जागरूक करने के लिए कुछ कैंपेन चलाया जाना जी, चाहिए। अभी जैसे हमने एक संस्था है, तो उसके लिए हमने यहीं से जूम पे उनको एड्रेस किया। अच्छा। भारतीय वायुसेना का एक यूनिट थी वहां पर। तो उससे क्या हुआ कि वहां के लोगों को समझ में आया। धीरे धीरे ऐसी अवेयरनेस फैलानी होगी और फिर वो लोग इंटरेस्ट लेंगे और समझेंगे और लगाएंगे। देखिए, अभी अभी नया नया डेटा आया है कल ही परसों का कि इस समय निवेशकों की संख्या 5 करोड़ हो गई है भारत में। 5 करोड़ हो गई है। 5 करोड़ हो गई है। और आप देखिए, जनसंख्या का तो 140 करोड़ बताते हैं, मान लीजिए 145 करोड़ भी होगी, तो लगभग 150 करोड़ जनसंख्या में से 5 ही करोड़ लोग निवेशित हैं। 80-85 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड होगा। अभी फिगर बहुत नीचे चल रही है। कुछ कारण इसका यह भी है कि हमारे देश में है भ्रष्टाचार। कुछ बड़े लोग जो हैं वो इतना अपने मजे से कमा ले रहे हैं कि वो छोटों को जोड़ना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, बता ही नहीं रहा है कोई। इसमें जैसे हम कुछ देखिए तिवारी जी, हम बेच रहे हैं, तो अब अगला तो सोचेगा तो अपने बेचने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आप अगर कहीं बड़े अधिकारी हैं, आप समझते हैं, तो आपकी नैतिक ड्यूटी है कि आप हमारे ऑफिस में अपने जैसे हमारा इसमें बहुत बड़ा रोल देखिए फिल्मों का रहा है। फिल्मों में जो शुरुआती दौर में फिल्में आई उसमें दिखाते हैं कि शेयर बाजार में ये नुकसान हो गया, फलाना हो गया। कई फिल्मों के पटकथा में ये रहता था। उससे आम जनमानस में ये मैसेज चला गया, ये तो जुआ है। तो अब देखिए, फिल्में तो देखिए उनके अंदर कोई मोरालिटी के लिए तो बनाते नहीं, कॉमर्शियल के लिए बनाते हैं। दूसरा एक मिनट, दूसरा नुकसान जो पैरा बैंकिंग की जो तमाम कंपनियां बीच में आई, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आके उन्होंने जो खुदरा निवेशक थे उनका पैसा लिया और वो कंपनियां भाग गई घोटाला करके। उसके चलते भी आम निवेशकों में काफी एक उनके प्रति वो है, रोष है और ठगा से महसूस करते हैं और अविश्वास है। ऐसे में आप जब जाके म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं कि इसमें आइए, ऐसे करिए, और अल्टीमेटली इनका भी पैसा जाएगा ही मार्केट में ही, शेयर के रूप में ही जाएगा, तो लोग ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना मेरा पैसा डूब जाए। एकदम सही, बहुत डरते हैं लोग। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? जैसे एक तो ये होता है कि मेरी चाह होती है कि बड़े निवेशकों को लगवाएं तो कुछ अपना कमाएं तो घर चले अच्छे से। साथ साथ ये लगता है छोटे निवेशकों को लगाएं तो बेचारे ये अपनी जिंदगी काट पाए किसी तरीके से। हाँ, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग हालांकि मना करते हैं कि नहीं, हर जगह अपनी आप ऊर्जा मत खराब करिए, लेकिन मैंने कई छोटे लोगों को ऐसा टच करके देखा कि वो घबरा जाते, एकदम से कहिए सुना दें आपको, गुस्सा हो जाए कि आप मेरा पैसा लूटने आए। जैसे आपने कहा छोटी छोटी कंपनियां तमाम लूट के चली गई। तो ये हमारे देश के जो नीति निर्माता हैं, जो नियंत्रक लोग हैं, हमारे वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री लोग रहे, मुख्यमंत्री लोग रहे, पुलिस रही, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया छोटे निवेशकों पे। और कोई अभी भी तो ऐसे ही जिनका कोई नाम तक नहीं है, वो पैसा डबल कर देंगे आपका और लेके किसी कस्बे से भाग जाते हैं। कोई देखने ही वाला नहीं है। पुलिस को भी दरोगा लोग तो हर क्षेत्र में है, देखिए उनको कोई सर्कुलर जाना चाहिए 10 पन्ने का, एक जानकारी, उनको जूम पे उनकी मीटिंग होनी चाहिए कि कोई अजीब टाइप का कोई आदमी पैसे की राय देता दिखे आपके इलाके में, तो आप उसको पकड़िए। तो नहीं खुला है जो लोगों को जो है फर्जी स्कीम दे के और पैसा वो कर रहा है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में कानून है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश हैं, फिर भी बिना डिग्री वाले डॉक्टरी कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, बिना लाइसेंस के लोग शराब बेच रहे हैं, शराब के लोग मर जा रहे हैं। तो ये हमारे देश में पता नहीं कैसे ये समस्या है कि हमारी सरकारें इनसे निपट नहीं पाती, क्योंकि खुलेआम तो कहीं सुरंग में बैठ के तो लोग ऐसा पैसे का काम नहीं कर रहे, ना कोई इलाज इस तरह कर रहे हैं। तो ये सरकारों को देखने की जरूरत है। हम लोग तो अपनी तरफ से, मैं तो देखिए नौकरी करता था पहले और मैंने फिर रिजाइन कर दिया। मैंने कहा भाई जनता को जरूरत है हमारी, मैं ये ज्ञान लेकर के केवल अपने लिए करूंगा तो ठीक नहीं है, मैं सबके लिए करना चाहता हूं। तो मैं कह रहा हूं, हमारे राजनीतिज्ञों ने कहा कि मैं समाजवाद हमको फैलाना है, लेकिन हम कहते हैं हम तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, हम लोग जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी अच्छी भावना है। हम इसको डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। वेल्थ डेमोक्रेटाइज हो जानी चाहिए। क्यों? आखिर
अंबानी, अडानी या टाटा बिरला का ही नाम चले पैसे में। सही बात। क्यों नहीं राजीव पांडे, तिवारी जी या कोई भी और सोमलाल, रामलाल, क्यों नहीं हर आदमी कमाता पैसा, क्यों नहीं हम जोड़ सकते? तो ये आदमी को बेच ठोक देनी होगी, अंगद की तरफ पैर लगा देना होगा कि नहीं, अब हमको इसमें लगना है, हमको कमाना है, समझना है, एक साथ नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे लगाएंगे, उतना ही लगाएंगे जितनी रिस्क ले सकें, जितना समझ में, और पूरा टाइम दें। हमारे पास नहीं लोग आते हैं तो हाँ नहीं नहीं मैं समझ गया, तो बताइए मेरे लिए क्या है। मैं कहता हूँ भाई नहीं, आप 20 लाख लगाने को कह रहे हैं और आपने भी 20 मिनट भी नहीं हुआ, आपने कहा मेरे लिए क्या है। ऐसे लोग निकाल लेते हैं मार्केट में 2 लाख गिरने से 20 लाख, फिर वो जिंदगी में लगाते नहीं, अपने मोहल्ले में बदनामी करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो उनको भी जिम्मेदारी है कि समझो, हमारी जिम्मेदारी है समझाएं, जल्दीबाजी का काम नहीं है, इसको समझना है। लंबे समय में हमारी जो भारत की कंपनियां हैं वो बाटा की अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने के लिए। हाँ, अब बाटा की कंपनियां हैं, हमारे बिस्किट की कंपनियां हैं, हमारी टाइटन है जिसकी हमने घड़ी लगाई है, आपने मान लीजिए चश्मा लगाया, ये सब कंपनियां जैसी जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से कमाएंगी ना। हमारे टीसीएस, इन्फोसिस से देखिए कितना पैसा इन्होंने कमाया। कॉलगेट है, इंडिया को कंज्यूमर स्टेट माना जाता है, तो कंज्यूमर स्टेट है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, कंज्यूमर लेड इकोनॉमी है, तो इसमें लगाइए। जब हमारी जैसे पैसा आया म्यूचुअल फंड में और उन्होंने फंड मैनेजर ने 50 कंपनियों को शेयर ले लिए, वो भी 15-20 क्षेत्रों के, तो वो कंपनियां अगर 12-15% की चक्रवृद्धि की ब्याज से बढ़ेंगी दर से, तो कंपनियों में लगा हुआ पैसा भी बढ़ेगा, शेयर का दाम भी बढ़ेगा। देखिए हर 3 महीने पे कंपनियों के रिजल्ट आते हैं हाँ। तो अगर कोई गलतफहमी पैदा कर दे रहे हैं बहुत खराब है, तो हर 3 महीने में देखिए आजकल रिजल्ट आ रहे हैं, तो रिजल्ट के हिसाब से कंपनियों के दाम फिर सही हो जाएंगे। तो इसमें कोई डर नहीं है, साल भर में 4 बार आधार बनता है रिजल्ट आने की, कोई शेयर महंगा है कि सस्ता है, इसको समझ के कर करके आपस में बातचीत करके धीरे धीरे इसको लंबे समय तक लगाना चाहिए। और सब लोगों को, ये लक्ष्मी जी का त्योहार है दिवाली, धन वैभव संपदा से भरपूर होना चाहिए। एक जमाना था जब बताते हैं कि औरंगजेब उसके समय, दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का जो समय है उसमें हमारे दर्शकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो भाई देखिए, एक दिवाली के लिए तो नहीं, अगर 5 दिवाली में कोई कहे अच्छा कि 5 दिवालियों में, तो मैं बोल सकता हूं कि आपका पैसा 2 गुने से लेकर 2.5 गुना हो सकता है। अच्छा, और आपका पैसा और भी अच्छा बढ़ सकता है। तो 1 आध साल के लिए सोचना ठीक नहीं है। देखिए इस 1 साल में, पिछली दिवाली और इस दिवाली में, तो एक आध फंड ऐसे हैं जो 70% बढ़े हुए हैं, 10 लाख के 17 लाख हो गए, 16 लाख हो गए, 14 लाख हो गए, 15। लेकिन अब आगे के लिए नहीं ठीक है ऐसा सोचना। देखिए हमको लाइसेंस होता है, हम लोगों को एमफी का लाइसेंस है हमारे पास, तो हम कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते, हम झूठ या कोई ऐसा फरेबी वाली हम बात नहीं बता सकते। तो हमको अपने नियमों के अंतर्गत रहना है। तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलेटिलिटी है ये, तो आप इसमें आइए, थोड़े लंबे समय के लिए आइए, धीरे धीरे लगाइए, या इकट्ठे लगा के धीरे धीरे निकालिए। तो फिर वो आप बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी सेविंग्स फंड या जो मैंने बताया हाइब्रिड फंड्स में लगाइए। जल्दीबाजी ना करिए, चेंज करने का बहुत मौका है। आपको कम फायदा मिल रहा है, थोड़ा और पैसा डाल दीजिए फायदे वाले में। या तिवारी जी ऐसा भी तरीका होता है कि आप 6-7% देने वाले लिक्विड फंड्स होते हैं, उनमें आप डाल दीजिए और वहां से प्रति माह पैसा जो है धीरे धीरे करके इक्विटी मार्केट में डालिए, तो एवरेज हो जाएगा। अच्छा। ऊपर नीचे कुछ होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसटीपी बोलते हैं जिसको, तो एसआईपी है, एसडब्ल्यूपी है, एसटीपी है। तो ये जो हमारी जो वोकैबुलरी है यहाँ की भाषा की, इसको समझने की जरूरत है और इसमें क्या रिस्क है, क्या फायदे हैं, उसको समझना चाहिए। लेकिन इसको ऐसे ही दरकिनार नहीं करना चाहिए, तो हम तो जानते हैं, ऐसा नहीं। इस पे ध्यान देना चाहिए। जानने के बाद आपको ना अच्छा लगे मत लगाइए, लेकिन सुनिए तो, समझिए तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपको एक बार फिर से दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि ये इसमें जो भी जानकारी पांडे जी की ओर से मिली, वो आने वाले समय में आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र के हिसाब से आर्थिक समृद्धि में छोटा मोटा योगदान जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दीपावली की। मेरी तरफ से भी किसी और शख्सियत के साथ मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। और क्या मैं अपना मोबाइल नंबर बोल दूं क्या? हाँ बिल्कुल, आप पांडे जी का मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर उनका नोट कर सकते हैं, 94-154-59-218। और हमारा ऑफिस जो है वो विधानसभा के पास 19 विधानसभा मार्ग, रतन स्क्वायर के सामने है, स्टेट बैंक के ग्राउंड फ्लोर पे। तो आप लोग आ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.goformf.com। तो इन तरीकों से हमसे जुड़िए
नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया।